नमस्कार मित्रों, आयुर्योद्धा आयुर्वेदा वॉरियर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। मित्रों, आरएसबी के लेक्चर सीरीज के 9 लेक्चर हो चुके हैं और 10वां लेक्चर उसका लेकर हम एक बार फिर से आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। हम रसशास्त्र का गरिमामयी इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके 3 भाग हम लोग देख चुके हैं और आज चौथा भाग उसका देखेंगे। तीसरे भाग में हमने रसाचार्य और रस ग्रंथ को 10वीं शताब्दी तक अध्ययन किया था और इस आरएसबी के लेक्चर सीरीज के L10 में 10वें लेक्चर में हम इतिहास का चौथा भाग देखेंगे, रसाचार्य और रस ग्रंथ 10वीं शताब्दी के बाद क्या क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 12वीं शताब्दी में के प्रारंभ में ही बख्तियार खिलजी ने और उसके जैसे न जाने कितने आक्रांताओं ने भारत में जो साहित्य और संज्ञान का भंडार था, जो पुस्तकालय थे, विश्वविद्यालय थे, उनको नष्ट भ्रंश किया गया। इसलिए उसके पश्चात की जो आचार्यों की लेखन शैली है, वो यद्यपि भाषा की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम क्लिष्ट है, जबकि पहले वालों की भाषा अधिक क्लिष्ट समझ में आती है, लेकिन जो बातें हैं, जो सिद्धांत हैं, उनमें गोपनीयता बढ़ती गई, उसको सूत्र रूप में कहा जाने लगा। और ये सभी ग्रंथों में बाद के 12वीं शताब्दी के बाद के ग्रंथों में खास तौर से गोपनीयता को बढ़ाया गया और बातों को सीधे सीधे ना कहकर उलट फेर करके कहा गया है और उसको समझने के लिए विशिष्ट बुद्धि, रस बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो इसी क्रम में 12वीं शताब्दी में जो सबसे मुख्य ग्रंथ है रसायनों का काल 12वीं शताब्दी, कई सारे विद्वान ऐसा मानते हैं। इसके ग्रंथकार भैरवानंद योगी जी हैं और ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि भैरवानंद योगी ही इसके ग्रंथकार हैं, लेकिन 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है और ये किसी कपालिक योगी के द्वारा लिखा गया है, यह सुनिश्चित है। इसके जो अध्याय हैं, इसके अध्यायों को पटल के रूप में लिखा गया है, अध्याय को पटल की संज्ञा दी गई है और यह शिव पार्वती के संवाद के रूप में लिखा गया है। इसमें अनेक प्रकार की मूसाओं का वर्णन भी है। इसके अलावा इसका जो एक बहुत महत्वपूर्ण अंक है, ज्वाला परीक्षण, बहुत महत्वपूर्ण है। ज्वाला परीक्षण का सबसे पहला वर्णन रसायनों में प्राप्त होता है, जिसको हम लोग फ्लेम टेस्ट कह सकते हैं मेटल्स के लिए, जो विभिन्न धातुओं को आग पे रखने पे अलग अलग कलर की, अलग अलग वर्ण की ज्वाला निकलती है। इसका वर्णन किया गया है। जब हम लोग धातु प्रकरण पढ़ेंगे तो वहां पे इससे संबंधित श्लोक पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर श्लोक। आवर्त माने कन के पिता, तारे सीता प्रभा, सुलवे नील निभा, तीष्णे कृष्ण वर्णा सुरेश्वरी। इस तरह से बहुत अच्छा श्लोक वहां पर है, जिसमें लगभग जो प्रचलित जितनी भी धातुएं हैं, उन सब के ज्वाला पर वर्ण क्या होंगे, ये बताया गया है। इसी प्रकार से सत्वपातन का भी उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है और सत्वपातन से अप्राय शुद्ध धातु प्राप्त करने से लिया गया है। किसी खनिज से धातु निष्कर्षण एक तरह से मेटलर्जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन को यहाँ पर इंगित किया गया है। सत्वपातन की विभिन्न अवस्थाओं को बताया गया है, जिसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। शरीर में पारदक्रमण की विशिष्ट विधियां बताई गई हैं। विशेषतः 3 विधि यहाँ पर बताई गई है कि सामान्य गृहस्थों के लिए स्त्री द्वारा पारद का क्रमण होता है, ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य के द्वारा और योगियों के लिए समाधि के द्वारा यह क्रमण की प्रक्रिया पूरी होती है। इस ग्रंथ जो रसायनों है, इसका एक संस्करण डॉक्टर पीसी राय द्वारा संपादित होकर बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, में द्वारा 1910 में प्रकाशित हुआ। इसका जो दूसरा संस्करण है, चौखंबा संस्कृत सीरीज द्वारा 1978 में हरिदास संस्कृत ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशित हुआ। इसकी रस चंद्रिका नामक हिंदी व्याख्या डॉक्टर इंद्रदेव त्रिपाठी जी ने की है। तो ये रसायनों से संबंधित
कम से कम इतनी जानकारी अवश्य हो कि इसके जो रचयिता हैं, ग्रंथकर्ता हैं, वह कोई कपालिक योगी हैं और अधिकतर विद्वान ऐसा मानते हैं कि भैरवानंद योगी इसके ग्रंथकार हैं। इसका काल 12वीं शताब्दी है जो निर्विवाद नहीं है, और इसके जो अध्याय हैं वो पटल के रूप में है, शिव पार्वती संवाद के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो विषय वस्तु है, अनेक प्रकार की मूसाओं का वर्णन, ज्वाला परीक्षण, सत्वपातन और शरीर में प्रारब्ध क्रमण की 3 विधियां जो बताई गई हैं, ये इसके प्रमुख बिंदु हैं। इसी प्रकार अगर देखें गोरक्ष संहिता, जो अगला ग्रंथ है, गोरक्ष संहिता के ग्रंथकार गोरक्षनाथ, जिनको गोरखनाथ भी बोला जाता है, गोरखनाथ थे। और विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि यह ग्रंथ भी 12वीं शताब्दी का है। गोरक्षनाथ की गणना जब हम लोगों ने सिद्धों के बारे में बात की थी, तो वहां 84 सिद्धों में भी गोरक्षनाथ का नाम था। और इसमें इस ग्रंथ की जो विशेषता है कि यह भी, इसके अध्याय भी जो है पटल के रूप में लिखे गए हैं। जैसा कि 9वें पटल, जो 9वां चैप्टर है, 9वें पटल के अंत में जो लिखी गई है पुस्तिका, उसमें कहा गया है इत्यादि स्वच्छंद सख्यावतारे सत सहस्त्रयाम। सत सहस्त्र मतलब 100,000 अर्थात 1,00,000 श्लोक इसमें हुए। 1,00,000 श्लोकों में इसको बद्ध किया गया है गोरक्ष संहिता को, और 9वां पटला समाप्ता ऐसा करके पुस्तिका दी गई है, अर्थात जो चैप्टर्स हैं उनको पटल में लिखा गया है। इस ग्रंथ को 2 भागों में लिखा गया है, 2 भागों में पूर्ण किया गया है। एक पहला भाग है कादी प्रकरण, जिसमें मंत्र, तंत्र और यंत्र से संबंधित विषय वस्तु है, और दूसरा भाग है भूति प्रकरण, जिसमें रस रसायन का वर्णन किया गया है। राजा सिंहड़ को यह ग्रंथ समर्पित किया गया है। इसमें पारद के सभी संस्कारों का वर्णन किया गया है। ये ध्यान है कि जो राजा सिंहड़ हैं, उनका काल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध के बीच है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह ग्रंथ जो है गोरक्ष संहिता, वो 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में खेचरी गुटिका, बुभुक्षित पारद, स्वर्ण निर्माणार्थ गुटिका, ये सब इसके कल्पतरु सदृश हैं। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। और यह ग्रंथ बीच में बहुत दुर्लभ था। बाद में 1977 ईस्वी में सरस्वती भवन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा इसको प्रकाशित किया गया, जो आजकल उपलब्ध है। तो इस ग्रंथ गोरक्ष संहिता के बारे में गोरक्षनाथ द्वारा रचित 12वीं शताब्दी, पटल में अध्याय, 1,00,000 श्लोक, 2 भाग कादी प्रकरण और भूति प्रकरण, और पारद के सभी संस्कारों का इसमें वर्णन है। इतनी जानकारी इस ग्रंथ से संबंधित इतिहास के बिंदु से। अगला ग्रंथ हमारे पास है रसेन चूड़ामणि। रसेन चूड़ामणि के ग्रंथकार सोमदेव हैं। यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। रस रत्न समुच्चय का पूर्व भाग इसी ग्रंथ पर आधारित है। आगे हम लोग रस रत्न समुच्चय पढ़ेंगे, उसमें कहा गया है कि इसका जो पूर्व भाग है वह रसेन चूड़ामणि पर आधारित है। सोमदेव गोविंद भगवत पाद के बाद और रस रत्न के कर्ता से पहले हुए हैं। इसमें मंथान भैरव, नंदी, भालुकी, भास्कर, श्रीकंठ, गोविंद भगवत पाद के मत को नामोल्लेख सहित उद्धृत किया गया है। सोमदेव करवाल के अधिपति और महावीर के वंशज थे, जैसा कि द्वितीय अध्याय के अवतारणा में लिखा हुआ है। 16वें अध्याय की पुस्तिका में इन्हें नारायण सुनु कहा गया है, अर्थात इनके पिता का नाम नारायण था। यह ग्रंथ 16 अध्यायों में पूर्ण किया गया है। इसमें रस पूजन, रसशाला निर्माण के प्रकार, रसशाला संग्रहण, परिभाषा, मूसा, पुट, यंत्र, दिव्य औषधि, रस औषधि, औषधिगण, महारस, उपरस, साधारण रस, रत्न, धातु, इन सब के रसायन योग और पारद के 18 संस्कार पूर्ण रूप से कहे गए हैं। यह ग्रंथ यादव जी त्रिकम जी आचार्य द्वारा लाहौर से सन 1933 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इस पर आचार्य सिद्धानंद मिश्र की सिद्ध प्रदा हिंदी व्याख्या सहित टीका भी उपलब्ध है। तो रसेन चूड़ामणि। अगला जो ग्रंथ है वो है रस प्रकाश सुधाकर। रस प्रकाश सुधाकर के ग्रंथकर्ता श्री यशोधर भट्ट हैं। यशोधर भट्ट सौराष्ट्र, जो कि जूनागढ़ के रहने वाले
गौड़ ब्राह्मण परिवार और पद्मनाभ के पुत्र थे। इनके पिता का नाम पद्मनाभ था, यशोधर भट्ट के। इनका काल 13वीं शताब्दी का है। रस रत्न समुच्चय ने इसे बहुधा उद्धृत किया है। रसाचार्यों की गणना में यशोधन ही संभव यशोधर हैं। जो यशोधन आया था रसाचार्यों में, उन्हीं के लिए शायद यशोधर आया हो। इन्होंने सोमदेव को उद्धृत किया है। इसका मतलब कि सोमदेव के बाद का है ये ग्रंथ। और औषधियों के प्रकरण में सोढल निघंटु का अनुसरण किया है, अर्थात सोढल निघंटु के काल के बाद इनका काल आता है। रस रत्न समुच्चय से पूर्व के ग्रंथ में यह बहुत सुव्यवस्थित ग्रंथ है। इसमें पारद के 18 संस्कार, रसबंध, रस भस्म विधि, रस कर्पूर की विधि, स्वर्णादि धातु, महारस, उपरस, रत्न आदि का लक्षण, गुण, शोधन, मारण और 100 रसों का प्रयोग, 103 रस औषधियों के निर्माण की विधि इसमें बताई गई है। यंत्र, मूसा, पुटों का विवरण, वाजीकरण प्रयोग आदि रसशास्त्र के सभी विषय इसमें प्राप्त होते हैं। शुक्र स्तंभन के क्रम में आइफेन, अकरकरा, मस्तकी आदि द्रव्यों का इसमें प्रयोग बताया गया है। स्वर्ण, रजत, मुक्ता, प्रवाल आदि अनेक द्रव्यों का कृत्रिम निर्माण इसमें बताया गया, जो बहुत इसकी महत्वपूर्ण बात होगी कि स्वर्ण, रजत, मुक्ता, प्रवाल आदि का कृत्रिम निर्माण इसमें रस प्रकाश सुधाकर में वर्णित किया गया है। कीमियागिरी की बातें जिसे यह कौतुक कहता है, इसमें है ग्रंथकार ने कहा है कि मैंने थोड़ा अनुभव किया है और शेष अधिक भाग सुना हुआ है। यह ग्रंथ रसशास्त्र की प्रामाणिकता का आधार स्तंभ माना जा सकता है, जो अपने में पूर्ण है और 13 अध्यायों में पूर्ण किया गया है। यह गोंडल से यादव जी द्वारा प्रकाशित किया गया है। आजकल यह विभिन्न ग्रंथालयों में उपलब्ध है। रस प्रकाश सुधाकर, तो रस प्रकाश सुधाकर स्वर्ण, रौप्य, मुक्ता, प्रवाल आदि कृत्रिम निर्माण के लिए जरूर ध्यान देना चाहिए। 100 रसों का प्रयोग इसमें किया गया है और 103 रस औषधियों के निर्माण की विधि बताई गई है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ग्रंथ को सोढल निघंटु का अनुसरण करके बनाया गया है, ये ध्यान रखना चाहिए। रस रत्न समुच्चय बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ रसशास्त्र की दृष्टि से, और जो अवश्य पठनीय है एक रसशास्त्र के विद्यार्थी के लिए, रस रत्न समुच्चय। इसके ग्रंथकार का नाम वाग्भट बताया गया है और पिता का नाम सिंहगुप्त बताया गया है। पिता का नाम और स्वयं ग्रंथकार का नाम जो वाग्भट है उनसे मिलता जुलता होने के कारण, जो कि अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं, उन वाग्भट से मिलता जुलता होने का इनको भेद करने के लिए रस वाग्भट भी कहा जाता है। तो रस वाग्भट जो कि 13वीं शताब्दी इनका काल माना जाता है, और इसकी जो पुस्तिका है उसमें वाग्भट और सिंहगुप्त शुनु लिखा हुआ है। यह ग्रंथ में 30 अध्यायों में पूर्ण किया गया है। इसमें 2 खंड मिलते हैं। जो अध्याय 1 से 11 तक है उसमें रसशास्त्र विषयक विषय वस्तु है, और अध्याय 12 से 30 तक विभिन्न रोगों के निदान और चिकित्सा की विषय सामग्री है। रसायनों, रस प्रकाश सुधाकर, रसेन चूड़ामणि आदि की सहायता से यह ग्रंथ लिखा गया है। इसमें रसोत्पत्ति, महारसों का शोधन आदि विषय, उपरस, साधारण रस आदि रसशास्त्र के विषय इसमें शामिल किए गए हैं, सम्मिलित हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में आदिम चंद्रसेन, लंकेश, भास्कर, ब्याडी, नागार्जुन, यशोधन, गोविंद आदि 27 रस सिद्धों और भैरव नंदी, मंथान भैरव, काक चंडीश्वर आदि ग्रंथकारों की गणना की गई है। इनके अतिरिक्त भालुकी, रसेन तिलक, वासुदेव आदि के तंत्रों के नाम इसमें लिखे गए हैं, जिनसे ग्रंथ की रचना में सहायता ली गई है। रसशाला का विशद और सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। रस मंडप, रसलिंग, स्थापना एवं पूजा, अघोर मंत्र, अघोर मंत्र का यहाँ पर उल्लेख है। रसांकुशी विद्या का भी प्रसंग में उल्लेख किया गया है। विष उपविष का विधिवत विवेचन इस ग्रंथ में किया गया है। ग्रंथकार स्वयं यह स्वीकार किया है कि रसायनों, रस प्रकाश सुधाकर, रसेंद्र चूड़ामणि आदि ग्रंथों को देखकर इस ग्रंथ को लिखा गया है। यह ग्रंथ रसशास्त्र का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जा सकता है। रस रत्नाकर, एक रस रत्नाकर हमने देखा था पिछले अंक में, जो नागार्जुन द्वारा विरचित रसेन मंगल के लिए शब्द आया था। यह रस रत्नाकर भिन्न है। इसके ग्रंथकार
पार्वती पुत्र नित्यनाथ हैं, अर्थात इनकी माता का नाम पार्वती था और यह 13वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 5 खंडों में यह विभक्त है, रस खंड, रसेंद्र खंड, वादी खंड, रसायन खंड और मंत्र खंड। पारस संस्कार में उपयोगी सभी द्रव्यों का विवेचन इसमें किया गया है। वादी खंड में पारस के सभी संस्कारों का विधिवत वर्णन किया गया है। यह खंड 20 अध्यायों का है, वादी खंड। इसमें माणिक्य, इंद्रनील, मरकत, गोमेद, पुखराज, मुक्ता, प्रवाल, हिंगुल, सिंदूर, सैंधव, हिंगू, वंग, घृत, कर्पूर, कस्तूरी, कुमकुम आदि द्रव्यों, बहुत सारे द्रव्यों का कृत्रिम निर्माण और धातु वेद की अनेक विधियां इसमें बताई गई हैं। आइफेन का प्रयोग भी इसमें आया है। इसका प्रथम प्रकाशन श्री जीवानंद विद्यासागर ने 1978 में कलकत्ता, जो आज कोलकाता है, वहां से किया है और यादव जी द्वारा रसायन खंड का प्रकाशन 1913 ईस्वी में निर्णय सागर प्रेस बंबई से और वादी खंड का प्रकाशन जीवराम कालिदास द्वारा 1940 में गोंडल से किया गया था। इस ग्रंथ में भी आइफेन का प्रयोग देखा जाता है। कुछ विद्वान इसका काल 15वीं शताब्दी भी मानते हैं, किंतु आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने इसका काल निर्धारण 13वीं शताब्दी किया है, आचार्य नित्यनाथ द्वारा विरचित रस रत्नाकर। इसी क्रम में कंकालीय रसा कुछ और ग्रंथ हैं जिनके बारे में विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन हाँ, उन ग्रंथों के बारे में नाम सुना हुआ हो, नाम जाना हुआ हो एक बीएमएस के विद्यार्थी के लिए। तो कंकालीय रसाध्याय यह कंकाल योगी द्वारा विरचित ग्रंथ है, 13वीं शताब्दी का माना जाता है। मेरुतुंग ने 1386 ईस्वी में इस पर टीका लिखी है, अर्थात 1386 ईस्वी से पहले का ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में पारद के 18 संस्कार, अभ्रक और माच्छिक, खरपर, मनशिला आदि का सत्वपातन, गंधक एवं हड़ताल का शोधन एवं द्रुति का वर्णन किया गया है। इसमें पारद के 5 दोषों में दर्प और मत दोष पढ़ा गया है। पारद संस्कार में पाठ सारण आदि नाम भिन्नता देखी गई है। पहला जो संस्कार है इसमें पारद का, उसको पाठ सारण कहा गया है और यह ग्रंथ इस समय दुर्लभ है। इसी तरह रस रहस्य और रसेश्वर सिद्धांत, ये दोनों ग्रंथ माधवकृत सर्वदर्शन संग्रह, माधव और सायण नाम के 2 भाई थे और ऐसा माना जाता है कि सर्वदर्शन संग्रह की रचना दोनों ने की है। उसी से या उसी का एक अंश है रस रहस्य और रसेश्वर सिद्धांत। रसेश्वर सिद्धांत के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो भाग 2 था रसशास्त्र का इतिहास में। इन्हें पारद द्वारा मोक्ष और शरीर को स्थिर बनाने की बात कही गई है दोनों ही ग्रंथों में। रसकल्प ग्रंथ में गोविंद और स्वच्छंद भैरव आदि का उल्लेख आया है। यह ग्रंथ 13वीं शताब्दी का ही है। इस छोटे से ग्रंथ में धातुओं का शोधन मारण ही दिया गया है। लेखक ने पुस्तक की प्रक्रिया को स्वानुभूत बताया है। इसके बाद एक ग्रंथ आता है आनंद कंद। यह ग्रंथ 1952 ईस्वी में प्रकाश में आया। 3 मूल प्रतियों के सहयोग से इसका प्रकाशन हुआ है। एक मूल प्रति तंजौर पुस्तकालय से सुंदर अक्षरों में ताड़पत्र पर लिखित, दूसरी प्रति मैसूर राष्ट्रीय प्राच्य ग्रंथ संग्रहालय से तेलुगु भाषा में और तीसरी प्रति अखिल भारतीय आयुर्वेद महामंडल पत्रिका में प्रकाशित प्रति है। इसका एक प्रकार से संस्कार किया गया और श्री नटराज शास्त्री ने प्रकाशित करवाया इन तीनों प्रतियों के माध्यम से आनंद कंद को 1952 में। इस ग्रंथ के लेखक और काल के संबंध में बहुत मतभेद है। ग्रंथ के विषयों के विस्तार से ये 13वीं शताब्दी के बाद का प्रतीत होता है। इसके अनेक श्लोक रस रत्न समुच्चय में मिलते हैं। ग्रंथ 2 भागों में पूरा किया गया है। पहले भाग को अमृतीकरण विश्रांति नाम दिया गया है और दूसरे भाग को क्रियाकरण विश्रांति। तो 2 विश्रांति हैं। इसके जो अध्याय हैं वो उल्लास के नाम से है, उल्लास की संज्ञा दी गई है। कुल 36 उल्लास इसमें है। अमृतीकरण विश्रांति में 26 उल्लास हैं और क्रियाकरण विश्रांति में 10 उल्लास हैं। इसकी वर्णन शैली अन्य ग्रंथों से भिन्न है और इसमें सर्वप्रथम पारद उत्पत्ति, पारद पर्याय,
और उनकी निरुक्ति, गति, दोष, अवस्था, दोष का स्वरूप, कूप से पारद के निष्कासन की विधि, रसशाला, शिवलिंग का स्थापन, पूजन, पारद स्रोत, पारद पूजा फल आदि विषयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ग्रंथ में एक एक क्रिया के लिए अनेक विधियां दी गई हैं। जैसे पारद भस्म की 39 विधियों का संकलन इसमें किया गया है। यह ग्रंथ अपने में पूर्ण प्रमाणिक कहा जा सकता है। कुछ विद्वान मंथान भैरव को इसका ग्रंथकर्ता मानते हैं, लेकिन यह ग्रंथ मूल रूप में मद्रास से प्रकाशित होकर आजकल उपलब्ध है। इस पर भी सिद्ध प्रदाय टीका प्रोफेसर सिद्धानंद मिश्र जी की उपलब्ध है। अगला ग्रंथ है रस पद्धति। रस पद्धति महाराष्ट्र के आचार्य बिंदु द्वारा विरचित है। जो बिंदु का समय कुछ विद्वान 13वीं शताब्दी मानते हैं। रस कामधेनु और आयुर्वेद प्रकाश में इसे उद्धृत किया गया है। इसका मतलब ये उसके पूर्व का है। रस कामधेनु और आयुर्वेद प्रकाश से पहले का काल है और रस रत्नाकर, रस राजलक्ष्मी, रस रंग समुच्चय के बाद का है। अतः कई विद्वान इसका काल 15वीं शताब्दी बताते हैं। संपूर्ण ग्रंथ शार्दुल विक्रीडति छंद में लिखा गया है, पूरा किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी। शार्दुल विक्रीडति छंद में रस पद्धति को लिखा गया है और 1925 में यह यादव जी द्वारा निर्णय सागर प्रेस से इसका मुद्रण किया गया था 1925 में। इसके अलावा सारंगधर संहिता भैषज्य कल्पना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी चर्चा हम लोग भैषज्य के प्रकरण में जरूर करेंगे विस्तार से, लेकिन यहाँ पर रसशास्त्र की दृष्टि से भी अगर देखें तो रसशास्त्रीय द्रव्यों के शोधन, मारण आदि का भी वर्णन सारंगधर संहिता में प्राप्त होता है, जिसके रचयिता सारंगधर मिश्र थे। रसराज लक्ष्मी विष्णुदेव द्वारा विरचित ग्रंथ है। आचार्य विष्णुदेव 14वीं शताब्दी का यह ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने रसायनों काकचंडीश्वर, नागार्जुन, दामोदर, वासुदेव, भगवत गोविंद पाद आदि को उद्धृत किया है। और ये विष्णुदेव राजा बुक के राजवैद्य थे। बुक का समय 1354 से 1371 ईस्वी का है। रससार का काल भी 14वीं शताब्दी का माना जाता है। यह गोविंदाचार्य द्वारा लिखा गया। गोविंदाचार्य कापालिक परंपरा में दीक्षित थे, ऐसा उनके द्वारा लिखित कापालिक आचार्यों की प्रशंसा नामक पुस्तक से ज्ञात होता है। इसमें पारद के 18 संस्कारों का वर्णन करके पारद के संबंध में अनेक तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें ऐफेन का वर्णन किया गया है रससार में, लेकिन वह ऐफेन है क्या, इसके बारे में लेखक ने कुछ नहीं बताया है। इसे समुद्र में तैरती विषैली मछली से प्राप्त होना बतलाया गया है। अब ये पता नहीं कि वास्तविक है अथवा उपमा देने का प्रयास किया गया हो ऐफेन के संबंध में। इसके बाद रस रत्न प्रदीप के रचयिता रामराज हैं और यह 15वीं शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है। रस नक्षत्र मालिका, इसका भी काल 15वीं शताब्दी का है और इसके लेखक मालवा के राजवैद्य मथन सिंह हैं। रस संकेत कलिका ग्रंथ नैगम कायस्थ चामुंड द्वारा लिखा गया है। 5 उल्लास में यह पूर्ण किया गया है। इसके अध्याय का नाम भी उल्लास है और याग्निपुर में 1531 में यह ग्रंथ पूर्ण किया गया था। धातु रत्नमाला के लेखक गुर्जर देशी देवदत्त जी हैं। इनका समय 16वीं शताब्दी का है। इसमें यशद को खरपर का पर्याय बताया गया है। इसमें धातु रत्न आदि की मारण विधि दी गई है। स्वर्ण, रजत, ताम्र, सीसा, त्रपु और लोह, इन 6 धातुओं का इसमें उल्लेख किया गया है। अगला ग्रंथ है रस चिंतामणि। अगला ग्रंथ हमारे पास है रस चिंतामणि। यह ग्रंथ अनंत देव सूरी द्वारा 15वीं शताब्दी में लिखा गया है और ग्रंथ में जो चैप्टर्स हैं उसको स्तबक की संज्ञा दी गई है और इसमें कुल 11 स्तबक हैं। प्रथम स्तबक में पारद भस्म निर्माण की 20 विधियां बताई गई हैं तथा 5वें और 6वें स्तबक में पारद संस्कार, बुभुक्षितीकरण, धातुओं का भस्मीकरण, स्वर्ण रौप्य निर्माण की 11 विधियां बतलाई गई हैं। शेष स्तबकों में रस योगों का विस्तार से वर्णन किया गया है। 1967 में इसका प्रकाशन वेंकटेश्वर प्रेस बंबई से हुआ था। रस चिंतामणि
अगला ग्रंथ है रसेंद्र चिंतामणि, जिसके रचनाकार कालनाथ के शिष्य ढुड्डुगनाथ जी हैं। इनका काल 15वीं शताब्दी का माना जाता है। इसमें कुल 9 अध्याय हैं। लेखक के संबंध में कुछ प्रतियों में गुहकुल संभव रामचंद्र का भी नाम है। प्रकाशित पुस्तकों में भी यह भेद मिलता है। आचार्य श्री पीसी राय जी ने इसकी जो रचना काल है उसको 13वीं से 14वीं शताब्दी का माना है, जबकि विभिन्न आचार्यों, बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मत है कि रसेंद्र चिंतामणि का काल 15वीं शताब्दी होगा। इसमें रसायणों, नागार्जुन, गोविंद नित्यनाथ, सिद्ध लक्ष्मीश्वर, त्रिविक्रम भट्ट और चक्रपाणी का उल्लेख आता है। लेखक ने ग्रंथ की विधियों को स्वानुभूत बतलाया है। ज्वरादि रोगों की रस चिकित्सा भी दी गई है और कुल इसमें 9 अध्याय हैं रसेंद्र चिंतामणि में। रस मंजरी आचार्य सालीनाथ द्वारा लिखा गया 15वीं सदी का ग्रंथ माना जाता है। वैसे तो यह संग्रह ग्रंथ है, फिर भी कुछ मौलिक विचार भी इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें अनेक रस औषधियों का वर्णन मिलता है। लोह सर्वस्व के ग्रंथकर्ता आचार्य सुरेश्वर हैं। यह भी 15वीं सदी का माना जाता है। रस कामधेनु और आयुर्वेद प्रकाशकार ने इसको उद्धृत किया है। यादव जी द्वारा 1925 में इसका संशोधन और प्रकाशन कराया गया था। इन्होंने लोह के 8 भेद बतलाए हैं, जिनमें 4 भेदों का वर्णन किया गया है। रसेंद्र कल्पद्रुम, यह ग्रंथ 16वीं सदी का है। इसके लेखक श्री नीलकंठ के आत्मज श्री रामकृष्ण भट्ट हैं। रामकृष्ण भट्ट, ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण होगा। केवल ग्रंथकार का नाम परीक्षा की दृष्टि से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन रसेंद्र कल्पद्रुम के रचनाकार, आंसर होता है रामकृष्ण भट्ट। तो यह 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इसके लेखक श्री नीलकंठ के पुत्र रामकृष्ण भट्ट हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में रसायनों, रसमंगल, रसरत्नाकर, रसामृत, रसरन समुच्चय से विषयों का संग्रह किया है। मुख्यतः धातुओं और खनिजों का उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है। रस प्रदीप 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है। रचनाकार प्राणनाथ हैं। इसमें फिरंग रोग का वर्णन किया गया है और उसकी चिकित्सा बताई गई है। चोपचीनी का भी उल्लेख इसमें किया गया है। चीनी व्यापारियों द्वारा 1535 ईस्वी में चोपचीनी पहली बार गोवा में आया था, तो अतः यह उसके बाद का ही ग्रंथ है। और इसमें शंख द्रावक बनाने की विधि भी बताई गई है। शंख द्रावक की विधि रस प्रदीप में। रस कौमुदी 16वीं शताब्दी में ज्ञानचंद शर्मा आचार्य द्वारा लिखित रस कौमुदी ग्रंथ का विषय 4 अधिकारों में पूर्ण किया गया है। इसमें नवनाथ सिद्धों और नव दुर्गा की पूजा का विधान बताया गया है। पारद की उत्पत्ति, दोष, संस्कार का वर्णन भी प्रथम और द्वितीय अधिकार में किया गया है। गंधक और अभ्रक आदि द्रव्यों का शोधन मारण आदि तीसरे अधिकार में वर्णित है। चतुर्थ अधिकार में कुछ विशिष्ट योगों का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ का संशोधन जीवानंद के पुत्र सदानंद शर्मा ने 1923 में किया था। भाव प्रकाश भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आचार्य भाव मिश्र द्वारा विरचित 16वीं शताब्दी का, और यह निघंटु और चिकित्सा के रूप में बहुत ही प्रतिष्ठित ग्रंथ है। इस 2 भागों में यह उपलब्ध होता है, जिसके पूर्व खंड में दिनचर्या, रात्रिचर्या के साथ औद्भिद, खनिज और जानतव द्रव्यों का वर्णन, उनके गुणधर्म और उपयोग का वर्णन किया गया है, जहां रसशास्त्र से संबंधित भी कुछ विषय वस्तु प्राप्त होती है भाव प्रकाश में। वसवराजियम, यह 15वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य का ग्रंथ है। इसके ग्रंथकर्ता कर्नाटक के लिंगायत मत के संस्थापक और प्रचारक वसवराज हैं, जो वैद्य और कवि दोनों ही रूप से बहुत प्रसिद्ध हैं। ग्रंथ का अध्याय उपकरण के नाम से इसमें बताया गया है। उन्होंने सतयुग में चरक, त्रेता में रसायनों, द्वापर में सिद्ध विद्या और कलयुग में वसव को प्रधान बतलाया है। इसमें रस कर्पूर का प्रयोग, वसवराजियम में रस कर्पूर का प्रयोग बताया गया है और बहुत सारे रस औषधियां इसमें वर्णित की गई हैं। रस कामधेनु आचार्य चूड़ामणि मिश्र द्वारा विरचित 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इसको 4 पाद में विभाजित किया गया है, वर्णित किया गया है। उपकरण पाद,
धातु संग्रहपाद, रस कर्मपाद और चिकित्सापाद। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती सभी रस ग्रंथों के मौलिक विचारों का संकलन इस ग्रंथ में किया है। रस कामधेनु में गोरक्ष संहिता, पुरंदर रहस्य, शैवाल भक्ष, कच्छपुट, रसेन मंगल आदि ग्रंथों को उद्धृत किया गया है इसमें, और इसको भी 1925 में श्री यादव जी ने प्रकाशित किया था। बृहत योग तरंगिणी एक पुस्तक है, बृहत योग तरंगिणी और योग तरंगिणी, ये दोनों ही पुस्तकें त्रिमल्ल भट्ट द्वारा विरचित हैं। बृहत योग तरंगिणी दोनों ही 17वीं शताब्दी के हैं। त्रिमल्ल भट्ट 17वीं शताब्दी के काशी के रहने वाले थे। और बृहत योग तरंगिणी में 148 तरंग हैं। जो चैप्टर्स हैं इन दोनों में ही तरंग के रूप संज्ञा दी गई है चैप्टर्स को। तो 148 तरंग हैं बृहत योग तरंगिणी में और 80 तरंग हैं योग तरंगिणी में। बृहत योग तरंगिणी में आयुर्वेद के 8 अंगों का वर्णन किया गया है। इसके 41 से 43 तरंग में रस द्रव्यों का शोधन, मारण, भेद, गुणधर्म आदि वर्णित किया गया है। और जबकि योग तरंगिणी के 17वें तरंग में रस विषय वस्तु है। इसमें पारद के दोष, गुण, शोधन, मारण, मूर्छना, बंधन आदि का वर्णन किया गया है। इन्होंने भाव मिश्र और लोलिमराज को उद्धृत किया गया है और योग रत्नाकर ने इनको उद्धृत किया है। अर्थात यह भाव मिश्र के बाद और योग रत्नाकर के पहले का ग्रंथ है, जिससे सिद्ध होता है कि यह 17वीं शताब्दी इसका काल निर्धारण सबसे उत्तम है। आयुर्वेद प्रकाश 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इसके लेखक सौराष्ट्र निवासी माधव उपाध्याय है। यह रसशास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ विस्तार पूर्वक पारद का विवेचन करता है। अन्य रसाचार्यों के मत भी इसमें उद्धृत किए गए हैं। इस ग्रंथ में 6 अध्याय हैं। क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर गलत लिखा हो, 5 अध्याय नहीं, इस ग्रंथ में 6 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में पारद विषयक सर्वात्मना विचार, स्वर्णादि निर्माण और लौह परिवर्तन की विधियां दी गई हैं। दूसरे अध्याय में रस द्रव्यों का वर्गीकरण और विवेचन किया गया है। ग्रंथकार का कहना है कि उसने गुरु चरणों में बैठकर जिन जिन क्रियाओं को संपन्न किया है उन्हीं का वर्णन इसमें समाविष्ट किया गया है। योग रत्नाकर यह 18वीं सदी का ग्रंथ है। इसके कर्ता अभी तक अज्ञात हैं। काष्ठौषधियों के साथ रस योगों का भी इसमें अच्छा संकलन है। लगभग सभी रस द्रव्यों का शोधन, मारण और गुण दोषों का इसमें वर्णन किया गया है। भैषज रत्नावली 19वीं शताब्दी में आचार्य गोविंद दास सेन द्वारा विरचित और भैषज कल्पना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और यह एक तरह से प्राचीन समय का आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी की जगह ये कार्य करता है इसमें, क्योंकि बहुत सारी योगों का संग्रह ग्रंथ है। यह चिकित्सा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सफल और अच्छे योगों का संग्रह किया गया है। लगभग सभी प्रकार की आयुर्वेदिक कल्पनाएं इसमें वर्णित हैं। बहुत सारी रस औषधियां भी इसमें संग्रहित की गई हैं संदर्भ के साथ। बृहत रस राज सुंदर की रचना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मथुरा के निवासी पंडित दत्तराम चौबे जी ने की है। इस ग्रंथ का रचना पूर्ववर्ती रस ग्रंथों के आधार पर की गई है। ग्रंथ में स्थान स्थान पर लेखक के मौलिक विचार भी देखे जा सकते हैं। रस तरंगिणी अगर देखें, आचार्य सदानंद शर्मा द्वारा लिखित 20वीं शताब्दी का ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को जो प्राचीन रस ग्रंथ है उनमें अंतिम शास्त्रीय ग्रंथ के रूप में, रसशास्त्र का अंतिम शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है रस तरंगिणी को। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, प्रारंभ में ही यह ग्रंथ लिखा गया है। इसमें जो चैप्टर्स है उसको तरंग की संज्ञा दी गई है और कुल 24 तरंग इसमें है। आधुनिकतम ग्रंथ में अनेक नवीन योग इसमें, जैसे मुग्ध रस, सोरक द्राव, लवण द्राव, गंधक द्राव आदि को सुसंस्कृत कर ग्रहण किया गया है। ऑक्सीजन, स्वर्ण मंडल, रजत मंडल का भी विशेषताओं सहित इसमें वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ रसशास्त्र का पूर्ण ग्रंथ है। रस द्रव्यों के सुव्यवस्थित वर्णन, पर्याय से आमयिक प्रयोग पर्यंत का वर्णन इसमें किया गया है। वर्तमान में यह सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक अध्ययन के लिए सबसे अधिक प्रचलित ग्रंथ है। इसमें आधुनिक जो विज्ञान, रसायन विज्ञान है उसके आधार पर रस द्रव्यों का क्रम वर्णित किया गया है। और
लगभग रसशास्त्र के सभी रस द्रव्यों का इसमें समावेश किया गया है। आगे के अध्यायों में हम रस तरंगिणी से उद्धृत बहुत सारे श्लोक को, बहुत सारी विधियों को शोधन मारण में और रस औषधियों के निर्माण में बहुत सारा इसका संदर्भ देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो रस तरंगिणी आचार्य सदानंद शर्मा जी द्वारा विरचित रस शास्त्र का अंतिम शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। आचार्य सदानंद शर्मा जी के पिताजी का नाम श्री जीवानंद शर्मा और माता का नाम सरस्वती देवी था, और इस ग्रंथ को उनके गुरु नरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा लाहौर से इसको प्रकाशित किया गया था। सदानंद शर्मा जी ने रस कौमुदी की व्याख्या और पारिद योग सार जैसे अनेक रस ग्रंथों का भी संपादन किया। तो रस तरंगिणी पर ही हम इस इतिहास की चर्चा को समाप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त भी इसके बाद बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए रसशास्त्र में, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है पढ़ने की दृष्टि से, और बीएमएस के छात्रों के लिए कम से कम उनका नाम और उनके लेखकों का नाम पता होना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वह उस ग्रंथ तक पहुंच सकें। इसके लिए आचार्य सिद्धिनंदन मिश्र द्वारा लिखी गई आयुर्वेदिक रसशास्त्र पुस्तक में जो अकारादि क्रम से रसशास्त्रीय ग्रंथों की सूची दी गई है, उस सूची को ज्यों का त्यों यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे अकारादि क्रम से यदि कोई रस ग्रंथ और उनके ग्रंथकार का नाम जानना हो तो कोई भी श्रोता बंधु इस वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हैं। ये ग्रंथ है, इनमें से कुछ का नाम मैं लेना उचित समझता हूं, जिनको ध्यान रखना चाहिए, जरूरी है। जैसे रस जल निधि पंडित भूगदेव मुखर्जी की लिखी हुई, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री सर पीसी राय, रसायन सार श्याम सुंदराचार्य वैश्य, रस योग सागर श्री हरिप्रपन्न शर्मा, रसोद्धार तंत्र जीवराम कालिदास जी व्यास, भारतीय रसशास्त्र वामन गणेश देसाई। भारतीय रसशास्त्र नाम से 2 पुस्तकें हैं, एक आचार्य वामन गणेश देसाई द्वारा लिखित और एक है वैद्य बप्पालाल शाह द्वारा विरचित। रसराज महोदधि भगवान दास जी, रसेंद्र पुराण श्री राम प्रसाद शर्मा, आयुर्वेदिक खनिज विज्ञान कविराज प्रताप सिंह, रसेन संभव पंडित विश्वनाथ द्विवेदी, भस्म विज्ञान स्वामी हरिशरणानंद जी, रसामृत आचार्य यादव जी त्रिकम जी, रसेंद्र संप्रदाय पंडित हजारीलाल शुक्ल, रसायन सुधा निधि सारस राम शास्त्री, रस चिकित्सा प्रभाकर चट्टोपाध्याय, शुल्भ शास्त्र श्री हरिशंकर शर्मा, पारद विज्ञानियम श्री वासुदेव भाई मूलशंकर जी द्विवेदी। इस तरह से इसके अनेक ग्रंथ रसशास्त्र के प्राप्त होते हैं। इस क्रम में मैं सभी जितने भी ग्रंथ रसशास्त्र के हुए हैं, सभी रस ग्रंथों को और रसाचार्यों को के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी सहायता से यह ऐतिहासिक विवेचना करने में सफल हूं। इसके अतिरिक्त आचार्य चंद्रभूषण झा द्वारा विरचित आयुर्वेदिक रसशास्त्र व डॉक्टर सिद्धिनंदन मिश्र द्वारा विरचित आयुर्वेदिक रसशास्त्र तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा व मोहरपाल मीणा द्वारा विरचित आयुर्वेदिक रसशास्त्र की जो पुस्तकें हैं, उनसे भी इस इतिहास के क्रम को समझने में बहुत सारी सहायता प्राप्त हुई। उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष आभार अपने श्रोताओं का करता हूं, उनमें भी जो लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं और अपना सजेशन देते रहते हैं, उन सभी के प्रति मैं कृतज्ञ हूं। कृपया अपना कौतूहल और आभार बनाए रखें। और इतिहास की दृष्टि से, रसशास्त्र के इतिहास की दृष्टि से इतना ही। आगे के लेक्चर्स में हम लोग रसशास्त्र के आगे की जो विषय वस्तु है उसको प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप आयुर्वेदा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। आपके विचार और आपके जो प्रश्न हो उसको कमेंट सेक्शन में जा करके लिख सकते हैं, उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास यथासंभव किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।